हेलो दोस्तों। अ, आज हम अपनी वीडियो में एक्सेसिबिलिटी के बारे में सीखेंगे, जिसमें कि मेनली जो हमें फोकस करना होगा वो WCAG गाइडलाइंस पे करना होगा। और हम जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम जो मेरी वेबसाइट है उसको टेस्ट करेंगे। इसमें मैंने बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज छोड़ रखे हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसको टेस्ट करना भी सीखेंगे, प्लस उसको फिक्स कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे हम। तो हम टेस्टिंग से स्टार्ट करेंगे और कुछ कुछ हम गाइडलाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि गाइडलाइंस क्या होती हैं, WCAG क्या होता है, और उसके अलावा भी क्या टेक्निक्स होती हैं हमारी फिक्सिंग के टाइम पे, और उसमें रिकमेंड क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे टेस्टर्स होते हैं वो क्या रिकमेंडेशन दें। तो उसके लिए मैंने एक शीट भी बनाई है यहाँ पे। इस तरह के कुछ अगर हमारे क्रिटिकल इश्यूज होंगे हम उन्हें लिस्ट भी करेंगे और हम उन्हें फिक्स करके भी देखेंगे हाथों हाथ। तो सबसे पहले WCAG से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब हम एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं तो उसे WCAG के अराउंड करते हैं। WCAG एक सेट ऑफ गाइडलाइंस रूल्स कह दो कि सेट ऑफ रूल्स है हमारे पास। तो उनका उनकी एक पूरी गाइडलाइन है, इसके फुल फॉर्म है वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन। तो जो वेब वेब में जितनी भी हमारी डिजिटल चीज़ें होती हैं, जैसे वेबसाइट हुए, वेब ऐप हुए, या कोई भी अगर हमारी नेटिव ऐप्स भी हैं, तो हम जो टेस्टिंग करते हैं WCAG के अराउंड ही करते हैं। तो ये WCAG क्या करता है कि जितने भी हमारे यूनिवर्सल बाकी लॉज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, सबका एक कॉम्बिनेशन है। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है और ये सब कुछ कवर भी करता है, सारे मोस्ट जो हमारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं उन सबको कवर करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि WCAG को कैसे डिवाइड करा गया है। सो बेसिकली सबसे पहले आते हैं WCAG के प्रिंसिपल्स, जो कि 4 प्रिंसिपल हैं। पोर प्रिंसिपल भी कहते हैं उनको, POUR, यानी परसीवेबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड रोबस्ट। सो परसीवेबल में क्या होता है बेसिकली कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है और जो यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं वो हमें यूज़र को प्रेजेंटेड होने चाहिए उस वे में जो वो परसीव कर सकें। यानी कि अगर एक साइटेड यूज़र है तो वो परसीव कैसे करेगा बटन को, कि उसका लुक एंड फील देख के। बट अगर नॉन साइटेड यूज़र है या स्क्रीन रीडर यूज़र्स हैं, वो कैसे करेंगे, उनके सिमेंटिक्स को रीड करके उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस चीज़ के अराउंड ये हमारा प्रिंसिपल बात करता है। दूसरा हमारा प्रिंसिपल है ऑपरेबल, कि जो हमारे यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट हैं या फिर नेविगेशन है या कोई भी इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो सब ऑपरेट भी होने चाहिए यूज़र को, और वो यूज़र किसी भी वे में ऑपरेट कर सकता है। कुछ यूज़र्स हैं जो माउस यूज़ करेंगे, कुछ हैं जो कीबोर्ड यूज़ करेंगे, कुछ हैं डिफरेंट हमारा डिफरेंट हमारे कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। तो उस सब सब बेसिकली उसे ऑपरेट कर पाए इस वे में हमारे ये जो सेकंड प्रिंसिपल जो इसकी गाइडलाइंस और रूल्स हैं सब उसके अराउंड ही घूमते हैं। थर्ड फिर हमारा आता है अंडरस्टैंडेबल, कि अब हमने उसको रीड भी कर लिया, उसको हमने एक्सेस भी कर लिया यानी ऑपरेट भी कर लिया। तीसरी चीज़ आती है कि उसको अंडरस्टैंड भी कर पाएँ। ऐसे नहीं कि उसको पता ही नहीं चले कि ये हो क्या रहा है। जैसे कि मेरी लैंग्वेज अगर हिंदी है या फिर मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है और कोई और रशियन या कोई दूसरी लैंग्वेज में रीड कर रहा है, तो वो लैंग्वेज बताए कि अगर कुछ लैंग्वेज चेंज हो रही है या फिर जो भी हमारे उसमें लैंग्वेज यूज़ हो रही है, बेसिकली लैंग्वेज वगैरह के अराउंड ही होता है कि उसको अंडरस्टैंड कर पाए उसी की लैंग्वेज में। और उसकी लैंग्वेज नहीं है तो वो डिटरमाइन कर पाए कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ताकि जो स्क्रीन रीडर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज चेंज कर लें। मैं बताऊंगा स्क्रीन रीडर्स होते क्या हैं वो भी। अभी एक लास्ट हम पढ़ लेते हैं, फिर है रोबस्ट। सो रोबस्ट क्या करता है कि अब हमने रीड भी कर लिया, ठीक है, यानी परसीव भी कर लिया, ऑपरेट भी करके देख लिया, उसको अंडरस्टैंड भी कर लिया। अब रोबस्ट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट डिफरेंट जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उनके अक्रॉस भी ये सब एक्सेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक हम कीबोर्ड के थ्रू कर पा रहे हैं या फिर स्क्रीन रीडर के थ्रू कर पा रहे हैं और दूसरी असिस्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं कर पा रहे। अब इसमें दो टर्म हमारे पास जो हमने इसमें पढ़ी हैं वो अब आई हैं, एक तो स्क्रीन रीडर्स, एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो स्क्रीन रीडर ही असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि कुछ भी हमें एक्सेस करने के लिए जिस भी टूल की का यूज़ हम लेते हैं उसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे हमारे केस में अगर मैं देखूं, मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ तो माउस मेरे लिए एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, और अगर कीबोर्ड यूज़ करें तो कीबोर्ड एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। बट जो ब्लाइंड यूज़र्स होते हैं या फिर लो विजन यूज़र्स होते हैं वो स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं। सो स्क्रीन रीडर एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि जॉज हो गया, एनवीडिया हो गया, वॉइस ओवर हो गया। अभी मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो हम वॉइस ओवर में मैं दिखाऊंगा चीज़ें। तो ये स्क्रीन रीडर के थ्रू वो रीड करते हैं। बेसिकली एक हल्का सा मैं ग्लिम्स दे देता हूँ कि कैसे कैसे वो रीड करता है। तो मैं अनेबल करता हूँ स्क्रीन रीडर, तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं,
ये जो हमारी रीडिंग आ रही है, मेरे ख्याल से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ सिस्टम की वॉल्यूम। ओके, एंड हम चेक करके देख लेते हैं अगर हमारे पास है। ऑडियो इनपुट कैप्चर, और यहाँ पे मैं एक मैं सेटिंग कर देता हूँ कि अगर कुछ हमें एक्सेस करना हो तो ऑडियो कैप्चर, ये रहा। 1. Closing dialog grow menu. ठीक 2 है, items check split group video capture device ठीक text है। तो obs होप अब ये 310 सुनाई or दे रहा होगा Chrome आपको, क्लियर है वॉल्यूम। chevron share तो share सबसे पहले clear filters हमारे link पास आते हैं, clear filters button group main. अगर ये नहीं भी दे You रहा are तो मैं currently on नेक्स्ट a रीडिंग button ऑफ फिल इसमें group. नेक्स्ट कर दूंगा, To click this कि ये button सुनाई press देने लगेगा control कि क्या option एक्चुअल में space रीड कर रहा है। बट यहाँ पे ये पॉपअप जो इसमें देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली वही वॉइस हमारा chevron right and obs दिखा रहा है, OBS मतलब वो वही चीज़ दिखा रहा है जो 310 हम 2 profile एक्सेस करना full चाह रहे scene Mac OS हैं। screen मैं capture ऑडियो text. कैप्चर, You are currently on a tech OBS ठीक है, 310 profile volume slider for Mac. डाल के बंद कर देता हूँ वरना डिस्टरबेंस होगा हमारे मेरी वॉइस में और मैं इसकी वॉइस में, तो मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ। बेसिकली हमें ये भी देखने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पे जो पॉपअप आ रहा है ना, उसमें सब कुछ जो भी ये रीड कर रहा है वही हमारा स्क्रीन रीडर रीड कर रहा होगा, ये समझ लो। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये बोल रहा है प्रिंसिपल 1 परसीवेबल, और परसीवेबल 1 प्रिंसिपल 1 लेवल 1, इस तरीके से पढ़ रहा है। ठीक है, मैं इसको दोबारा पढ़ाता हूँ। हेडिंग लेवल 2 प्रिंसिपल 1 क्लिकेबल लेवल 1 परसीवेबल, इस तरीके से रीड कर रहा है। ठीक है, जो स्क्रीन रीडर होता है तो ये क्या है, अगर मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो मैं सुन सकता हूँ पूरे वेबसाइट को कि किस किस तरीके से वो हमारा रीड करेगा। जैसे ये हो गया इन्फॉर्मेशन एंड यूजर इंटरफेस कंपोनेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड, ये हो गया गाइडलाइंस टेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, यहाँ पर आ गया हेडिंग लेवल बता रहा है, हमारे पास टेक्स्ट है उसका हेडिंग लेवल बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्क्रीन रीडर रीड करता है, तो ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो एनवीडीए डेफिनेटली आप यूज़ कर रहे होंगे, तो एनवीडीए में भी सेम एरो डाउन एरो की के थ्रू एनवीडीए ऑन करके, और जब हम डाउन एरो की करेंगे तो वो एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ता रहेगा। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसे मेथड बताऊंगा कि हमें कम स्क्रीन रीडर का यूज़ करना पड़े और हम मतलब हम बहुत सारे इश्यूज निकाल दें। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो ऐसे इश्यूज देखना स्टार्ट करेंगे और समझना स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे ऑटोमेटेड इश्यूज होते हैं। ठीक है, और उनको फिक्स कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ये मेरे एक टूल है, हाफ एक्सेसिबिलिटी टूल किट, तो ये मिल जाएगी आपको क्रोम, बस सिंपल हाफ एक्सेसिबल टूल किट करके हम देखेंगे तो क्रोम वेब स्टोर पे मिल जाएगी, फ्री है और उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं बताऊंगा कि हम इसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे इसमें। अब सबसे पहले आते हैं हम इश्यूज़ ढूंढने में कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो मैंने ये अनेबल किया अपना यहाँ पे टूल, तो यहाँ पे हमारे साइड बार में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मैं जाऊँगा ऑटो स्कैन में, ऑटो स्कैन के अंदर ऑटोमेटेड इश्यूज़ के अंदर मैं क्लिक करूँगा तो एक्सेसिबिलिटी के जितने भी इश्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, मैं इसको एक बार पहले रिफ़्रेश कर लेता हूँ पेज को फर्स्ट टाइम के लिए, एंड देन ऑटो स्कैन में आता हूँ, ऑटोमेटेड इश्यूज़ ये आ गए। 5 वॉयलेशन हमें दिख रही है यहाँ पे। बटन मस्ट हैव डिस्टेनेबल टेक्स्ट, ठीक है, इमेज मस्ट हैव ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट शुड हैव मेन लैंडमार्क, और लिंक मस्ट हैव डिस्टेनेबल टेक्स्ट और लैंडमार्क। बेसिकली लैंडमार्क, लिंक और बटन के नेम के इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास। तो सबसे पहले बटन के देखते हैं। ये कह रहे हैं बटन मस्ट हैव डिस्टेनेबल टेक्स्ट। गाइडलाइन कौन सी फेल हो रही है हमारी, ये 412 हो रही होगी, तो यहाँ पर देंगे WCAG 412। तो WCAG 412 क्या कहती है हमारी, WCAG 412 कि जितने भी यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट हैं उसमें नेम, रोल और वैल्यू, यानी उसका जो नेम है यानी लेबल वो पता होना चाहिए, वो किस टाइप का कंपोनेंट है वो पता होना चाहिए यूज़र को। बेसिकली जब हम स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं तो हमें ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब वो रीड करना चाहिए उस तरीके से। मैंने अभी दिखाया था, अगर मैं दोबारा से स्क्रीन रीडर ऑन करूँ और मैं इस वाले कंपोनेंट पे अगर आऊँ तो यहाँ पे इस तरीके से पढ़ रहा है शेवरॉन राइट
शो टेक्निक्स एंड फेलियर्स फॉर 4.1.2 कोलैप्स बटन ग्रुप। अब ये कोलैप देखो लेबल पढ़ दिया कि शो टेक्निक्स एंड फेलियर्स फॉर 4.1.2 एंड देन इसने पढ़ दिया कोलैप्स, यानी कोलैप्स स्टेट में यानी इसकी स्टेट पढ़ दी और वैल्यू भी पढ़ दी एंड देन इसका रोल भी पढ़ दिया कि ये बटन है और एक ग्रुप के अंदर है, इस तरीके से। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी वॉइस ओवर को। अब इसको हमारे पास यहाँ पे आ गया ये कि ये वाला HTML की बात हो रही है, ऑफ कैनवास टोगल, ठीक है। और मैं हाईलाइट करूँगा तो डेफिनेटली वो हाईलाइट भी कर देगा उस पर। मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं हाईलाइट करूँगा, एक मिनट, मैंने टैब चेंज कर दिया, दोबारा देखता हूँ। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं और मैंने रिफ्रेश किया, मैं ऑटो टूल में गया, मैंने ऑटोमेटेड इश्यूज निकाले, यहाँ पे गया और मैंने हाईलाइट पे क्लिक किया, ये हाईलाइट कर दिया मैंने कि ये वाले बटन का इशू है। अगर मैं किसी और चीज़ में जाऊँगा, कोई और दूसरा इशू दूंगा तो वो हाईलाइट कर देगा कि यहाँ पे हमारा इशू आ रहा है इस वाले में, ठीक है। तो भी मैंने इसको हाईलाइट किया कि यहाँ पे एक एक्सेसिबिलिटी का इशू आ रहा है, क्या कि कोई भी टाइटल या लेबल नहीं है इस बटन पे। अब ये बटन हमारा, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट किया, अब ये दिखा रहा है यहाँ बटन, देखो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं है, नहीं आर्य लेबल है, नहीं टेक्स्ट है। तो लेबल को हम बेसिकली फिक्स करते हैं, या तो हम आर्य लेबल यूज़ करते हैं या फिर हम उसमें टेक्स्ट कोई विजुअल हिडन हम टेक्स्ट वगैरह डालते हैं। तो सिंपल मैं कोड में इसको चेक करूँगा। अब इसके दो तीन तरीके हैं। अगर हमारे पास डायरेक्ट कोड एक्सेस है, जैसे कि मेरे पास है, तो मैं इसको सर्च करूँगा सीधा और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये मिल गया कि यहाँ पे बना रखा है ऑफ कैनवास टोगल। अब अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ तो ये फिक्स हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया आर्या लेबल और टोगल मेन्यू, मैंने ऐसे लिख दिया। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आर्या लेबल मेरा आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे देखा ये आ गया आर्या लेबल। अब ये इसको इशू नहीं दिखाएगा। मैं दोबारा से अगर ओपन करके यहाँ पे जाता हूँ तो इसमें देखो अब वो वायलेशन कम होगी, क्योंकि वो हमने इशू फिक्स कर दिया है। अब एक तरीका ये होगा फिक्स करने का, दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, हमारे पास इशू का डायरेक्ट कोड नहीं होता, तो उसको फिक्स कैसे करेंगे हम, jQuery या जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने देखा यहाँ पे हमारे पास एक आईडी है, ठीक है, तो इस आईडी को यूज़ करते हुए अभी पहले मैं देखता हूँ इशू, अभी दिखा रहा है ये 5 वायलेशन दिखा रहा है और एक बटन का इशू आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मैं यहाँ पे आईडी दे के डॉट सेट एट्रीब्यूट, या फिर मैं डायरेक्ट आर्या लेबल इक्वल्स टू मैं लिखूँगा टोगल मेन्यू, ठीक है। मैं ये स्क्रिप्ट में यूज़ करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे हम आर्य लेबल में टोगल मेन्यू आ गया होगा, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट हमें अपने कोई भी HTML या CSS या सॉरी कोई भी JS वाले पेज में से main.js मैंने बना रखी है, वहाँ हमें पेस्ट कर देनी है, सिंपल। तो ये क्या होगा कि जैसे ये रन होगा, रन टाइम पे खुद ये वाली स्क्रिप्ट चल जाएगी और ये लेबल लग जाएगा लोड होने से पहले। तो जैसे हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है तो मैं यहाँ पे सिंपल दे सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैं main.js में मैंने यहाँ पे दे दिया, तो ये अब मुझे खुद लग जाएगा रन टाइम पे। मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये लग जाएगा यहाँ पे, देखो ये लग गया खुद। अभी मेरा कोड में नहीं है, अगर मैं देखूँ तो कोड में ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे देखो बटन में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, बट मैं क्योंकि मैंने main.js में स्क्रिप्ट के थ्रू मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ, उसको कहते हैं हम पैच या एक्सेसिबिलिटी पैचेस कह सकते हैं। डोम मैनिपुलेशन टेक्निक्स के थ्रू हम फिक्स कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज, ठीक है, जो ये रन टाइम पे हो रहा है। अब ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, बट हाँ ये एक प्रैक्टिस है जब हमारे पास कोड का डायरेक्ट एक्सेस ना हो, कोई सपोज करो एलिमेंटर या कोई और भी तरीके से हमारे वेबसाइट बनी हो, क्योंकि हमारी तो ये वाली वेबसाइट जो कस्टम बनी है, सारा कोड एक्सेस है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली कोड में फिक्सेस कर सकते हैं। बाकी ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और हम डायरेक्ट कोड में फिक्स कर देते हैं, क्या आर्या लेबल इक्वल्स टू टोगल नेविगेशन या टोगल मेन्यू, ठीक है। और ये मेरा फिक्स हो गया यहाँ पे।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करूँगा और तो हमें यहाँ पे दिख भी जाएगा कि मैंने आर लेबल लगा दिया है। कहाँ गया, ये रहा आर लेबल। और जैसे ही मैं अपने टूल के थ्रू भी देखूँगा ऑटोमेटेड इश्यूज़, तो यहाँ पर इशू भी नहीं आ रहा वो वाला। ठीक है, तो ये भी हमारा एक टेक्निक है। तो हमने ये बटन का इशू फिक्स कर दिया। अब दूसरा देखते हैं हमारे पास ऑटोमेटेड में और क्या है, इमेज मस्ट हैव ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो ये कह रहा है कि जो इमेज हमने यूज़ कर रखी है उसमें ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होना चाहिए। मैं हाईलाइट करता हूँ, तो ये वाली इमेज है। अब इनके 2-3 इंस्टेंस हैं, जैसे यहाँ पर देखा इसके 1 of 3 यानी 3 इंस्टेंस है। ये है, होपफुली ये सेकंड वाली होगी और ये थर्ड वाली होगी। इस तरह के इश्यूज हम कैसे फिक्स करेंगे, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ये इमेज, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि ये कहाँ पर होगी। कोड में देखते हैं, तो ये हमारे इस वाले कोड के यहाँ पे है, ये नहीं, जो कि हमारे बेसिकली टाइटल यहाँ पे आ रहा है, ये टाइटल एंड देन यूआरएल आ रहा है इमेज का। ठीक है, अब इमेज का यूआरएल आ रहा है, तो मैं इसको wp एडमिन करके ये भी देखूंगा कि हमने क्या क्या वहाँ पे अलाउ कर रखा है, हमने टाइटल दिया नहीं दिया है। तो वर्डप्रेस में तो बेसिकली हमारा डायरेक्ट ऐसे ही हो जाता है कि हम ये टाइटल वहाँ पे यूज़ कर लें जो भी इमेज हमने दे रखी है। तो मैं मीडिया में जाऊँगा और मैं इस इमेज को सर्च करूँगा। ये रहे हमारी जो इमेज यूज़ रखी है, यहाँ पे कोई भी हमने ऑल टेक्स्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा कि CP IAP सर्टिफाइड CPWA। ठीक है, ये मैंने दे दिया यहाँ पे। अब ये वहाँ पे हमारा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो ये रिफ्लेक्ट तो नहीं हुआ क्योंकि कस्टम कोड किया हुआ है। तो हमें वापस से हमें स्पेसिफाई भी करनी होगी ये वाली चीज़। देखो यहाँ पर आई नहीं है क्योंकि हमने ऑल्ट यहाँ पर देने रखा। अब मैं ऑल्ट क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल्ट इक्वल्स टू यहाँ पे इमेज का नॉट टाइटल बट जो हमारा इमेज है उसका ऑल्ट, इस तरीके से। तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे इमेज का ऑल्ट आ गया, ये रहा IAP सर्टिफाइड CPWA। अब ये क्या करेगा, ये अब सबका, क्योंकि मैंने कोड में चेंज कर दिया है और ये लूप चल रहा था, तो इस सब में ऑल्ट डाल देगा, क्योंकि इसमें ऑल्ट नहीं होगा तो ब्लैंक जाएगा। ठीक है, और यहाँ ब्लैंक जाएगा, तो हमें सिर्फ यहाँ पे जाके लाइब्रेरी में इनमें चेंज करना होगा। टाइटल को हटा दूंगा मैं और यहाँ पे लिखूँगा IAP सर्टिफाइड CPA CC। ठीक है, और जो दूसरी इमेज है उसमें हम लिखूँगा IAP सर्टिफाइड WAS। ठीक है, ये मैंने इसमें दे दिया। तो तीनों में दूंगा तो तीनों में हमारे यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा खुद ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने कोड में इस हिसाब से चेंज कर दिया। देखो अब यहाँ पे तीनों में आ गया। और अगर मैं यहाँ पे भी ऑटो स्कैन में देखता हूँ तो वो इशू भी चला गया होगा। बाकी और इशू आ गए बट वो वाला इशू नहीं रहा हमारे पास। ठीक है, और हमारे वायलेशंस हैं। ठीक है, तो वो इशू तो हमारे जो लेबल का भी चला गया और बाकी जो दूसरा था ऑल्ट का वो भी चला गया, क्योंकि हमने ऑल्ट दे दिया अब इस पर। अब ऑल्ट भी दो तरीके से देते हैं। अगर सपोज करो ये इन्फॉर्मेटिव इमेज होती नहीं, ऑल्ट हम तब देते हैं या तो इन्फॉर्मेटिव इमेज हो, ठीक है, या वो किसी इमेज लिंक का पार्ट हो। जैसे यहाँ पे अगर क्लिक करने से कुछ हो रहा हो तो लिंक का पार्ट हो, जैसे यहाँ पे लिंक का पार्ट था या और कोई इमेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से लिंक का पार्ट हो तो हम ऑल्ट देते हैं। बाकी अगर डेकोरेटिव है, लेट सपोज ये वाला हमारा आइकन सा ये डेकोरेटिव है, अगर ये इमेज की तरह यूज़ कर रखा है तो यहाँ पे ये भी दिक्कत है। देखो आइकन यहाँ पे आ रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। अब इस तरह की चीज़ें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसी में मैं इनसाइट्स में जाता हूँ, मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ। अब ये क्या करेगा कि सारी इमेज निकाल के दिखा देगा। मैं शुरू से तो पहले ये यूज़ कर रखा है तो इसका ऑल्ट हाफ एक्सेसिबल लोगो इस तरीके से ले रखा है मैंने। दूसरी इमेज यहाँ पे ये भी लोगो वाली है, यहाँ पे आइकन देखो यहाँ पे दिखा रहा है आइकन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इमेज के ऑल्ट सही है नहीं है। तो सिंपल इनसाइट्स में जाएंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी इमेज दिखा देगा। एक ऑल्ट है हाफ एक्सेसिबल लोगो, ये सही है। ठीक है, दूसरा ये हिडन में कुछ लोगो होगा। तीसरा ये जो कि आइकन दिखा रहा है उसको हम चेंज कर देंगे। ये हाईलाइट करके दिखा रहा है तो हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे है ये, यहाँ पे। तो अगेन इसका ऑल्ट जो है हमारा हेलो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि डेकोरेटिव है। हेलो आई एम शादाब सैफी, ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर रहा है हमारा, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए हमने यूज़ कर रखा है।
तो ये एक और इशू फिक्स होगा, जो कि हमें अभी ये ऑटोमेटेड के थ्रू हम चेक करें तभी हमें पता नहीं लगा। हम मैनुअल टेस्टिंग भी करेंगे, रीड कर करके देखेंगे बेसिकली। वो भी मैं दिखा देता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करके। ठीक है, अगर हम ओल्ट की बात करें तो जब मैं इसे रीड करूँगा स्क्रीन रीडर के थ्रू, यहाँ पर देखो सब बता देगा वन बाई वन। पर टोगल मेन्यू बटन अब ये सही पड़ रहा है। दूसरा एंड ऑफ बैनर इमेज, ये कोई इमेज है, देखो यहाँ पे एक इशू है, ये इमेज पड़ रहा है इसको। फिर यहाँ पे हेलो आई एम क्लिकेबल आइकन अनलेबल्ड इमेज, यहाँ पर लेबल नहीं है कोई इमेज का, और ये टेक्स्ट पढ़ रहा है। तो जैसे हम रीड करते हुए आते हैं हमें पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ इश्यूज हैं। ये इमेज पढ़ रहा है और इसको अनलेबल्ड इमेज पढ़ रहा है, तो दोनों में ही इशू है, दोनों फिक्स करना पड़ेगा हमें। अब दोनों देखते हैं हम। फर्स्ट तो ये एस थी, इसलिए इसको इमेज पढ़ रहा है, तो एस में तो सिंपल हम आर्या हिडन ट्रू लगा देंगे ताकि ये इसको रीड ना करे, और यहाँ पे हमने ऑल्ट ब्लैंक कर दिया। देखो ये इसको रीड नहीं करेगा, ठीक है, मैंने इसको ब्लैंक कर दिया। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ उसको, तो अब मैं अगर रीड करते हुए आऊँगा यहाँ पर स्क्रीन रीडर के थ्रू, ये सही पढ़ रहा है, यहाँ सही पढ़ रहा है, देखो सीधा हेलो आई एम पे आ गया। ठीक है, उसको स्किप कर दिया एकदम। दूसरा, फिर उसको जो हमारा ये विक्ट्री आइकन था, इमोटिकॉन्स था, इसको भी स्किप कर दिया क्योंकि हमने डेकोरेटिव पर्पस के लिए लिया हुआ है। तो इन दोनों को इसने स्किप कर दिया स्क्रीन रीडर में। अब मैं रीड करते हुआ आ रहा हूँ। अगर आप लोग एनवीडीए या जॉज यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ के यूज़र्स हैं, तो एनवीडीए इंस्टॉल कर सकते हैं। और एनवीडीए में आप क्या करेंगे कि उसको एरो की के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, कि हमारा जो एरो की होती है डाउन एरो की के थ्रू हम आगे जाएंगे। जो वॉइस ओवर यूजर्स है यानी जो मैक वगैरह यूज कर रहे हैं, तो हम कमांड F5 से हम वॉइस ओवर ओपन कर सकते हैं, और कंट्रोल ऑप्शन और राइट से हम उसको आगे पीछे से, राइट और लेफ्ट से आगे पीछे रीड कर सकते हैं। एनवीडिया वाले यूजर्स के लिए अप एरो से ऊपर की तरफ को रीड करेगा और डाउन एरो की से नीचे की तरफ को रीड करेगा। तो इस तरीके से हम पूरी ये टेस्टिंग कर सकते हैं। बेसिकली टेस्टिंग का मकसद क्या है कि हम वन बाय वन रीड करें। अभी ये स्क्रीन रीडर टेस्टिंग हो रही है और हम देखें कि सही पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। अभी तो हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, बट हम गाइडलाइंस के थ्रू टेस्ट करेंगे। जैसे अभी जो हम इमेज के लिए फिक्स कर रहे हैं वो क्या, सबसे पहला सक्सेस क्राइटेरिया है। देखो सबसे ऊपर जाऊँ तो WCG का सबसे पहला सक्सेस क्राइटेरिया नॉन टेक्स्ट कॉन्टेंट। ठीक है, इसको अगर मैं अंडरस्टैंडिंग में खोलूँगा तो ये कहता है कि ऑल नॉन टेक्स्ट कॉन्टेंट दैट इज प्रेजेंटेड टू द यूजर हैज़ अ टेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि जितने भी हमने कुछ इमेज ग्राफिक्स या कुछ भी आइकन्स यूज कर रहे हैं, सबके पास एक टेक्स्ट ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, यानी यूजर को पता होना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है। ठीक है, ये हमारा, मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी। तो टेक्स्ट ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे तीन चीज़ें हमारे सामने आई। ये बटन का चलो अभी भूल जाओ, अगर हम पहली सक्सेस क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एक इमेज रीड कर रहा था और इसको आइकन ही रीड कर रहा था, जो कि दोनों ही हमारे इमेज हैं। उनका टेक्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, यानी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो टेक्स्ट ऑल्टरनेटिव होने का मतलब ये है कि उनका एग्जैक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी अगर हमारे को डेकोरेशन के लिए, तो एग्जैक्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि कुछ भी नहीं उस पर रीड करना चाहिए, क्योंकि वो डेकोरेशन के लिए हमने रखा हुआ है। अगर उसको इन्फॉर्मेशन के लिए रखा हुआ है, जैसे मैं इस इमेज की बात करूँ, तो वो उसमें ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि उसका ऑल टेक्स्ट होगा। उसका ऑल टेक्स्ट हम बहुत सारे तरीकों से दे सकते हैं, कि जैसे इमेज का ऑल्ट हमें मैंने दिया, अगर SVG तो होता तो हम आर्या लेबल लगा देते, अगर इस पर हमें ऑल्ट देना होता आर्या लेबल, और इसको अगर हाइड करना है तो हमने आर्या हिडन के थ्रू हाइड कर दिया। अगर इमेज को हाइड करना होता तो सिंपल हम ऑल्ट में ब्लैंक यूज़ कर लेते हैं, ऑल्ट ब्लैंक, तो वो हाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अब इसको रीड नहीं करेगा। और अगर हम अब इनसाइट्स में जाएं, हम इमेज में जाएं, ओके, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। इनसाइट्स में जाएं, इमेज पे क्लिक करें तो यहाँ पे इमेज आ रहा है। अब देखो टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, ऑल्ट हाफ एक्सेबल लोगो, यहाँ पे ब्लैंक। अब यहाँ पे देखो ये जो इमेज है, ये वाली, इस इमेज पे ब्लैंक आ रहा है ऑल्ट, यानी कि वो हिडन है अभी स्क्रीन रीडर के लिए, क्योंकि वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इमेज का इशू फिक्स हो गया। अब आगे चलते हैं। अगर हम इमेज की बात करें तो हम सब इमेज पे नेविगेट करेंगे, इस वाली इमेज पे आते हैं। यहाँ पे ये हीरो IMG इस तरीके से दे रहा है। ठीक है, ये ऑल्ट भी गलत है। ये ऑल्ट होना चाहिए हमारा कि जो उसका नाम है, यानी कि मेरा नाम ये वाला, ये होना चाहिए शादाब सैफी प्रोफाइल पिक्चर, ऐसे करके। तो ये एक करेक्ट ऑल्ट है, ताकि यूज़र को पता हो कि यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर है शादाब सैफी की। ठीक है, आगे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे इसको इन पर करके देखते हैं। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे आइकन यूज़ करा हुआ था तो हमने इसके लिंक पे अवेलेबल लगा दिया यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब का लोगो है। आगे और भी हम इमेज की बात करेंगे, जैसे इमेज ये वाली आ गई, इस इमेज पे
कोई भी हमारे पास, देखो यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है, तो इसका भी इशू आएगा, क्योंकि या तो हम इस पे लिंक पे ही आर लेबल दे दें, या फिर एसवीजी पे हम आर लेबल दें, ताकि उसको एज अ लिंक टेक्स्ट हमें रीड करें। ठीक है, ये भी इशू हमारा कब से आएगा, स्क्रीन रीडर से। मैं ओपन करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे वन बाय वन नेविगेट करता हूँ, ठीक है, और ये आ गया यहाँ पे, देखो यू हैव विजिटेड लिंक इमेज कॉन्टैक्ट। इमेज कॉन्टैक्ट क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, लास्ट का जो लिंक टेक्स्ट का जो लास्ट वर्ड होता है ना, उसको वो रीड करने लगता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑटोमेटिक टूल से जाएंगे तो डेफिनेटली वो इशू दिखाएगा ये वाला। अगर मैं इसमें ओपन करता हूँ, और मैंने वॉइस ओवर बंद कर दिया, अब मैं टूल्स में जाता हूँ, सॉरी ऑटो स्कैन में ऑटोमेटिक इश्यूज में जाऊँगा, तो यहाँ पर दिखाएगा ये रहा, लिंक मस्ट हैव डिसेबल टेक्स्ट। बहुत सारे 11 लिंक ऐसे हैं जिसमें होना चाहिए टेक्स्ट। मैं हाईलाइट करता हूँ, तो पहला तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, जो कि कॉन्टैक्ट की कोई लिंक है, ठीक है, और वो हिडन है अभी के लिए, ठीक है। दूसरी दिखाते हैं, दूसरी इसी को फोकस कर रहा है, देखो, मतलब ये पहली कोई और सी थी, ठीक है, जो कि हम अभी फाइंड आउट करेंगे। दूसरी इसी पे फोकस कर रहा है कि इस पे क्या है। अब रीड करते हैं, इंश्योर लिंक हैव डिसेबल टेक्स्ट, यानी कि एलिमेंट जो हमारा है वो डज नॉट हैव अ टेक्स्ट दैट इज विजिबल टू स्क्रीन रीडर यूजर्स। स्क्रीन रीडर यूजर्स के लिए कुछ विजिबल नहीं है, उसके लिए क्या करना है, हमें आर लेबल एट्रीब्यूट यूज करना है, या तो ठीक है, या फिर यहाँ फिक्स द फॉलोइंग लिखा है, एलिमेंट इज नॉट इन टैब ऑर्डर एंड डज नॉट हैव एक्सेसिबल टेक्स्ट, ये फिक्स करना है। तो ये फिक्स करने के लिए हमें आर लेबल बता रहे हैं कि आर लेबल या आर लेबल बाई हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, ठीक है, और मैं कोड में जाऊँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारा एंकर है ये, इसको हमारे पास एक आर लेबल होना चाहिए इस पर। तो मैं एस पे भी दे सकता हूँ, या एस पे मैं आर्या हिडन या आर्या लेबल दे दूंगा, ताकि यहीं से उसको रीड करने चले, और उसको मैं लिख दूँगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब अगर मैं दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ, और मैं जाता हूँ ऑटो स्कैन पे, ऑटोमेटेड इश्यूज़ पे, तो लिंक में ये वाला इशू नहीं आएगा। पहला हाईलाइट करता हूँ, ऊपर कुछ दिखा रहा है, दूसरा हमारा जो इशू था ये वाला, अब ये नहीं दिखा रहा था, वो स्किप करके नीचे चला गया, अब यहाँ पर कुछ इशू है, इन वाले आइकन्स में इशू है, ठीक है। तो अब वो उस वाले को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने वो फिक्स कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ अगर मैं इंस्पेक्ट करके देखूँ, तो हमने आर लेबल एस पे लगा दिया। अब उसके अंदर या तो आर लेबल हो, या वो एज अ टेक्स्ट अवेलेबल हो, तो भी हमारा फिक्स माना जाएगा वो इशू। ये सब हमारे इस तरीके के सारे ऑल टेक्स्ट के इशू, यानी फर्स्ट सक्सेस क्राइटेरिया के इशू हैं, जो कि है नॉन टेक्स्ट कंटेंट। इसमें हमारा अगेन मैं बता देता हूँ कि जितने भी इमेज ग्राफिक्स या कोई भी टेक्स्ट के अलावा कुछ भी हमारा प्रेजेंट है वेबसाइट में, उन सब का एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, टेक्स्ट ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। यानी कि अगर इमेज है तो उसका ऑल टेक्स्ट होना चाहिए, एसवीजी इमेज है तो उस पर लेबल या टाइटल होना चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ है, वीडियो है या कुछ और भी हमारे पास चीज़ें हैं, तो उनका प्रॉपर वे में होना चाहिए, उनका एक नाम अवेलेबल होना चाहिए, ताकि स्क्रीन रीडर यूजर्स हमें समझ पाए कि किस तरीके से उसको एक्सेस करना है, या क्या उसके बारे में एक नाम पता कर पाए उसका। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पे कुछ लिंक तो है, बट लेट सपोज मैं इसको मैं इसको ऐसे हाइड कर देता, विजिबिलिटी हिडन, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक तो है, देखो मेरा कर्सर आ रहा है, कुछ तो लिंक दिखा रहा है, बट मुझे पता नहीं लग रहा है ये लिंक क्या है। क्यों, क्योंकि एज ए साइटेड यूज़र मेरा, मैं जो कंटेंट एक्सेस करता हूँ वो देख के करता हूँ, ठीक है। बट अगर मैं लेट सपोज ब्लाइंड हूँ, तो मैं क्या स्क्रीन रीडर यूज़ करूँगा, ताकि उससे मैं एक्सेस कर पाऊँ। और स्क्रीन रीडर यूज़ करने पर जो मेन एक्सेस करने के लिए मेरे पास अवेलेबल होगा, वो होगा लेबल। उसका लेबल, उसका लिंक टेक्स्ट या कोई भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल हो। तो अगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम उसको इनएक्सेसिबल मानेंगे। जैसे अब ये दिख गया, मतलब कुछ अवेलेबल हो गया मेरे लिए। ऐसे स्क्रीन यूजर्स के लिए लेबल अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आगे भी हम इस पे अलग अलग चीज़ों पे फिक्स करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। होपफुली आप लोग सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ, ताकि हम और भी एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग की टेक्निक्स हम सीखें, ठीक है। सो ऑलराइट, बाय बाय।